दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। ये नया टॉपिक किस चीज का? मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे कि हम लोग का सीरीज जो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा यूरोपियों के बारे में, यूरोपियों में कौन कौन आए उनके बारे में। फिर उत्तर मुगल हमने पढ़ा, उत्तर मुगल में कौन कौन से शासक हुए, किसके बाद, औरंगजेब के बाद जो आगे चल के उत्तर काल के शासक कहलाए। अब उसके बाद बंगाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए। फिर बलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब बंगाल का जो उदय हुआ उसके साथ कुछ और राष्ट्र भी उदय हुए थे, तो उन्हीं राष्ट्रों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। और आज की वीडियो से वो सारे राष्ट्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला नाम आता है किसका? मैसूर का। तो जानेंगे मैसूर के बारे में, मैसूर का जो राज्य था उसका उदय कैसे हुआ और किस तरह वो अंग्रेजी सत्ता में जाकर मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो अब इससे पहले कि पिछला वीडियो हमारा एक और आया था जो पॉलिटी का था, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो अगर किन्होंने ने वो नहीं देखा है वो भी जाके देख सकते हैं पॉलिटी का, अगर आपकी इच्छा हो तो आज देखते हैं मैसूर का। तो सबसे पहले तालीकोटा के युद्ध के उपरांत, अब तालीकोटा के युद्ध पहुंचने से पहले एक छोटी सी कहानी जो भूमिका बांधने के लिए बहुत जरूरी होती है। कोई भी कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले एक स्टोरी का बिगनिंग होना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि ये तालीकोटा का युद्ध हुआ क्यों और कहां कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, तो समझिए कैसे कैसे क्या हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक, मेडाइवल हिस्ट्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासन चल रहा था। उसी के समय में दक्षिण भारत में दो राज्यों का स्थापना हुआ था। उन दो राज्यों का नाम क्या था? एक का नाम विजयनगर और दूसरा बहमनी। तो विजयनगर जो राज्य स्थापित हुआ था, तो उस राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरियर एवं बुक्का। तो हरियर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक जब उत्तर भारत में वो शासन कर रहा था, तो उसी समय दक्षिण भारत में। तो उस समय विजयनगर की स्थापना हुई और स्थापना होने के अंतराल कुछ समय बाद जो एक युद्ध होता है, वही युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। और यह युद्ध निर्णायक साबित होता है। और इसमें क्या होता है, जो विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और उसका बहुत सारे पार्ट में बंटवारा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं भाग बहुत सारे स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस तरह से मुगल में भी देखे होंगे कि बहुत सारे राज्य, अवध, बंगाल, मैसूर, ये सब अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब राज्य जो थे वो नए राज्य उभर के सामने आए थे मुगल से अलग होकर। उसी तरह उसमें विजयनगर में जो कुछ राज्य सम्मिलित थे वो भी ये पूरे स्वतंत्र होकर सामने आए थे। तो इनमें कौन था? इनमें एक था मैसूर। तो मैसूर राज्य का उदय तालीकोटा के युद्ध के उपरांत होता है। उस युद्ध में हार जाता है जब विजयनगर, तो उसमें मैसूर राज्य का उदय होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें वाडियार वंश के शासन करने के लिए वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है मैसूर पे। तो उसी वाडियार वंश में अंतिम शासक जो होते हैं वाडियार वंश के, उनका नाम होता है चिल्का कृष्णराज द्वितीय, जिनका शासन काल है 1734 से 1766। तो ये जो अंतिम शासक हुए, अब यहां से मेन स्टोरी, ये तो पहले एक कहानी की तरह मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या था। यहां से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है मैसूर का। तो यहाँ पे देखिए, वाडियार वंश के अंतिम शासक जो थे चिल्का कृष्णराज द्वितीय, ये तो उस समय शासक होते हैं, बट जो ओरिजिनल सत्ता होती है, शासक मतलब क्या? शासक वो हो गया, अगर जैसे अभी पीएम मोदी है, तो वो क्या कर रहे हैं कि सब चीज को संभाल रहे हैं, सैन्य भी संभाल रहे हैं, वित्त भी संभाल रहे हैं, विदेश मंत्री भी संभाल रहे हैं। सारे जो क्षेत्र है उसको अपने अंडर रख के उसे अच्छे से कार्य करवा रहे हैं हर एक क्षेत्र से। तो उसी तरह एक शासक का काम होता है जो हर एक क्षेत्र में अच्छे से काम करवा सके। बट ये जो चिल्का कृष्णराज द्वितीय था, ये हर एक क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रहा था। इसके समय दो प्रमुख मंत्री जो इसका सारा कार्यभार संभालते हैं, मंत्री थे बट फिर भी सारा शासक का कार्यभार संभाल रहे थे। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं नंदराज, और दूसरे जो होते हैं वो देवराज। तो ये दो भाई होते हैं, नंदराज और देवराज। ये दो मंत्री के रूप में रहते हैं, बट एक तरह से कह सकते हैं शासन का जो भी शक्ति, जो पावर होता है, इन्हीं के अंदर कंट्रोल में रहता है। तो
जब कृष्ण देवराज और नंदराज ये दो इसके मंत्री हैं। अब क्या होता है, यहां से हैदर अली की एंट्री होती है। हैदर अली कौन? टीपू सुल्तान का पिता, जो आगे चलकर मैसूर राज्य का शासक बनेगा 1761 में। तो उसकी एंट्री होती है। उसकी एंट्री कैसे होती है? उसकी एंट्री होती है, ये जो नंदराज होते हैं ये क्या करते हैं, 1749 में हैदर अली को सैनिक के रूप में भर्ती करते हैं। उससे प्रभावित होकर किसने भर्ती किया? नंदराज ने हैदर अली को 1749 में सैनिक के रूप में भर्ती करते हैं अपने सेना में। अब यहां इसके बाद क्या हुआ, अब इसकी सेना में जो भागीदारी होती है इतनी अच्छी होती है कि उससे प्रभावित होकर नंदराज इसको प्रमोशन दे देता है। प्रमोशन किस चीज का भाई? अब इसे क्या कर दिया जाता है, 1755 में 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है। अब फौजदार बना दिया गया, ये तो प्रमोशन हो गया, बट एक और चीज, ये डिंडीगुल, ये जो क्षेत्र है डिंडीगुल, ये कोई मामूली क्षेत्र नहीं था। ये क्षेत्र था क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि इसी क्षेत्र में जो मैसूर थे, मैसूर के सारे शस्त्रागार, जो नया नया शस्त्र बनता था, जो भी चीज युद्ध करने के लिए जरूरी होता था एक साम्राज्य के, वो सारा चीज डिंडीगुल में ही रखा जाता था। और डिंडीगुल का ही फौजदार बना दिया जाता है किसे? हैदर अली को वहां का फौजदार बना दिया जाता है। अब यहां से ये बात समझ में आ गई, 1755 तक डिंडीगुल का फौजदार बन गया है हैदर अली। अब इसके बाद कहानी कैसे पलटी कि हैदर अली आके शासक बन जाता है। एक्चुअली बात क्या होता है, इसी समय क्या होता है कि जो मराठा जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित किस चीज से? मैसूर के क्षेत्र से। उनके मन में आ रहा था कि क्यों ना मैसूर का क्षेत्र जो है उस पर आक्रमण कर इसे अपने अंदर सम्मिलित कर लिया जाए। तो इस मैसूर से प्रभावित होने के कारण सबको ये एक तरह से न्यूज फैल जाता है कि मराठा जो है वो आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सब ऐसा न्यूज फैलने के कारण क्या होता है, जो श्रीरंगपट्टनम है जो कि मैसूर की राजधानी है, वो उसमें बहुत ज्यादा हड़कंप मचने लगता है। लोग भयभीत होने लगे, शासक सोचने लगे कि इसके आगे क्या किया जाए। तो उसी समय क्या होता है, जो हैदर अली होता है फौजदार डिंडीगुल का, वो आकर श्रीरंगपट्टनम कहा? राजधानी, मैसूर की राजधानी, आकर सारी सत्ता एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फौजदार तो ये बन चुका है, 5 साल यहाँ पे रह चुका है, सारी शक्ति जो फौज की शक्ति है अब इसके अंदर ही है। अब ये एक मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जिसके अंदर सारी पावर है। जो फौजदार, अगर यहाँ कोई सेना का फौजदार है तो उसके अंदर अधिकतर पावर है, वो आके यहाँ पे विद्रोह कर रहा है। एक तरह से वो आके यहाँ पे सबको बोलता है, जो नंदराज और देवराज है उन्हें बोलता है कि आप अब शांत होइए और यहाँ से बागडोर मुझे संभालने दीजिए और मुझे मैसूर का शासक बनने दीजिए, जिससे मैं यहाँ का शासन अच्छे से चला सकूं और मराठा जो आक्रमण करने वाले हैं उनसे बच सके। कौन? मैसूर। तो इसके बाद क्या होता है, इस समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठों का आक्रमण का भय व्याप्त हो जाता है। बता दिया मैंने, मराठों का आक्रमण का जो भय है वो बहुत ज्यादा फैलने लगता है इस समय। अब क्या होता है, अंततः 1760 में मराठों द्वारा हैदर अली को पराजित कर दिया जाता है। अब देखिए, अब कितना भी था तो फौजदार था ना भाई। अब मराठे आए, अब युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली हार जाता है। अब हारने के बाद देखिए क्या होता है, हार तो गया हैदर अली, बट इसकी किस्मत अच्छी होती है दोस्तों। किस्मत अच्छी कैसे? क्योंकि अगर कोई शासक हारता है तो उसके सारे साम्राज्य को लूट लिया जाता है, उसे तहस नहस कर दिया जाता है। बट इसके समय में क्या हुआ, 1760 और 1761 याद होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब यहाँ पे क्या हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया और मराठों पे आक्रमण हो गया। आक्रमण होने के कारण मराठे जो थे उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और उनकी शक्ति स्थिर हो जाती है। स्थिर मतलब क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि मराठों पर आक्रमण इस तरह का होता है कि मराठों की जो शक्ति हो, वो सारे जो प्रमुख नेता है, जो प्रमुख सैनिक हैं, जो तोपे हैं, जो बंदूकें और जो चीज उनको जरूरत है लड़ाई के लिए, वो सारे चीजें तहस नहस हो जाती हैं। उनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, वो युद्ध करने लायक नहीं बचते हैं। तो उस समय क्या होता है कि शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है और हैदर अली तो हार चुका है, बट फिर भी ये देख लेता है कि अरे यार मुगल जो मराठा है, ये मराठा की शक्ति तो बहुत कम हो चुकी है 1766 में पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। तो ये क्या होता है, अब इसमें मराठे इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और हैदर अली यहाँ पर फिर से शासक के रूप में स्थापित हो जाता है और यहाँ से मैसूर में हैदर अली का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, परिणाम स्वरूप मैसूर पर हैदर अली की सत्ता स्थापित हो गई।
अब यहाँ से समझ में आ गया पहले कहाँ कहाँ से कहा मैसूर का उदय होता है, उसमें कौन, वाडियार वंश, वाडियार वंश का शासन होता है। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय जो शासन करते रहते हैं, उनके दो प्रमुख मंत्री होते हैं, कौन कौन, देवराज और नंदराज, दो मंत्री। वो मंत्री प्रभावित होते हैं किससे, हैदर अली से, और 1749 में इसे एक सैनिक के रूप में भर्ती करते हैं और आगे चल के इसका प्रमोशन होता है और डिंडीगुल का फौजदार बनता है। डिंडीगुल फौजदार बनने के बाद क्या होता है, मराठों का भय पैदा होता है। मराठी उसी भय के चलते क्या करता है, जो हैदर अली है वो श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी है वहां पे पहुंचकर सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद 1760 में युद्ध होता है मराठों के साथ, हैदर अली पराजित होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके एक साल बाद तुरंत ही 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठे हार गए, शक्ति छीन भिन हो गई, खत्म हो गई। हैदर अली की किस्मत अच्छी थी, वो फिर से शासक बन बैठा। यहां तक कहानी खत्म। एक अच्छे से समझ में आ गया वो एक बेसिक कि हैदराबाद का उदय कहां से कैसे हुआ और जो हैदर अली है वो कहां से आया। तो चलिए अब इसका जो संघर्ष है अंग्रेजों के साथ देखते हैं, किसके, अंग्रेजों के साथ कैसे संघर्ष हुआ। तो यहां से शासक बन के स्थापित हो गया। अब क्या हुआ, अब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो सेना है, जो मैसूर क्षेत्र है, इस मैसूर क्षेत्र पे नजर जाती है किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेज सोचते हैं कि क्या किया जाए, अब इस क्षेत्र पे आधिपत्य अपना जमाया जाए। और इस बात का इससे संदेह हैदर अली को भी रहता है। क्यों, क्योंकि हैदर अली भी इससे पहले देख चुका है कि 1757 में पलासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ये सब युद्ध देख चुका है। ये 1767 से देखते हैं यहाँ पे। तो अब ये 67 से युद्ध है, अब यहाँ पे 61 में ये बैठ चुका है, 61 में ये पलासी का युद्ध देख चुका है कि पलासी के युद्ध में कैसे अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा चुका है। तो ये इससे सचेत था कि अंग्रेज तो जरूर इसमें हाथ घुसाएंगे, टांग अड़ाएंगे जरूर मेरे शासनकाल में। तो ये चीज को पता था और ये युद्ध के बारे में इसको अंदेशा था। तो इसके लिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, उस समय आप देखेंगे कि मराठा का यहाँ पे आक्रमण हुआ, वो शांत हो गए। जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, वो भी एक तरह से अपनी शक्ति को एक सीमित रूप में यूज कर रहे थे। तो इसने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया, एक संयुक्त सेना बनाई। और ये संयुक्त सेना किसकी, जो हैदराबाद था, हैदराबाद का क्षेत्र, एक तो इसमें हैदराबाद था, दूसरा कौन शासक, पहला तो इसमें था हैदराबाद, दूसरा कौन था, दूसरा था मराठा, और तीसरा कौन थे, जो हैदर अली, मैसूर। ये तीनों मिलकर संयुक्त सेना का निर्माण करते हैं और ये संयुक्त सेना जाके भिड़ंत करती है किससे, अंग्रेजों से। और उस समय हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। और इसमें एक संधि होती है, वो संधि कहलाती है मद्रास की संधि 1769 में। अब दोस्तों ये तो एक स्टोरी तो मैं बता दिया, इसमें एग्जाम लाइक कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट करके याद कर लेना है। पहला चीज, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 67 से 69, उसमें संधि कौन सी हुई, मद्रास की संधि 1769 में, और इसमें विजय कौन हुआ, हैदर अली। यहां से 3 पॉइंट आपको याद करना है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769 तक। और 69 में जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद ही तो संधि होती है, तो 69 में समाप्त हुआ और 69 में मद्रास की संधि हुई। अब सेकंड युद्ध देखते हैं हम लोग। ये पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप संधियां याद कर सकते हैं अच्छा से, फिर इसको एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जाते हैं। अब अंग्रेज पराजित हो गए, यहाँ पे अंग्रेज पराजित हो गए, संधि हो गई, मद्रास की संधि हो गई। अब क्या होगा, मद्रास की संधि होने के बाद फिर अंग्रेज तो हारे हुए हैं, वो तो हार से कभी घबराते नहीं थे, अपने हार से दोबारा सीखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस हार से सीखा और फिर से सोचा कि नहीं, मैसूर पे फिर से आक्रमण किया जाए, कुछ देखा जाए। तो उसी में क्या होता है, पोर्टोनोवो का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, पोर्टोनोवो का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। और इसका जो सेनापति होता है वो कौन होता है, आयरकुट। आयरकुट इसका सेनापति होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम में क्या हुआ, हैदर अली यहाँ पे
जीत जाता है अंग्रेजों से। अब अंग्रेज बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण करते हैं और इसमें क्या होता है, विजय होता है किसकी, अंग्रेजों की विजय होती है और आयरकुट इसके नेतृत्व करते रहते हैं। अब इस हार से अति होकर फिर से हैदर अली सोचता है कि मैं फिर से अंग्रेजों पे आक्रमण करूं और इसी के तहत यह पुनः कब आक्रमण करता है, 7 सितंबर 1782 को पुनः हैदर अली द्वारा अंग्रेजों पे आक्रमण किया जाता है। कब, 7 सितंबर को इस पे आक्रमण कर दिया जाता है और इसका नतीजा क्या होता है, अंत में क्या होता है, ये हैदर अली जीतने के ही कगार पे रहता है। अंग्रेज बहुत तरह पस्त हो चुके रहते हैं, बट बहुत सारी गंभीर चोटों के कारण 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो यहां से एक पॉइंट याद रखिए कि 1882 में हैदर अली की मृत्यु होती है और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हैदर अली ने किस युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। तो इसका आंसर होगा पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को, किस युद्ध में मैसूर के जो शासक हैदर अली हैं वो हारते हैं। फ्लो में मिस्टेक हो गया। हैदर अली कौन से युद्ध में हारते हैं, तो वो पोर्टोनोवा के युद्ध में हारते हैं अंग्रेजों से। किस अंग्रेज से, आयरकुट से। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां तक पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली हारने के बाद फिर से आक्रमण किया और घायल होकर 1882 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसकी मृत्यु के बाद कोई तो शासक बनेगा, मैसूर का शासन कोई तो संभालेगा जिससे आगे युद्ध जारी रखे। अभी तो जीत नहीं हुई, इसकी जीत के कगार पे था। अंग्रेज हार चुके थे बट अभी पूरी तरह नहीं हारे थे, अभी भी वो लड़ाई युद्ध जारी रखे हुए थे। उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी बट इतनी भी नहीं कि वो भी हारे। तो इस युद्ध को जारी रखता है कौन, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान का नाम आप लोग तो सुने होंगे और टीपू सुल्तान का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों, क्योंकि इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। एग्जाम में सबसे मतलब कहिए मैसूर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैसूर में टीपू सुल्तान से क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। टीपू सुल्तान बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इस एग्जामिनर के लिए। तो आइए चले पढ़ते हैं। अब टीपू सुल्तान की एंट्री हुई। इस युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान कमान संभालता है और अपने पिता के स्थान पर युद्ध में सेना का नेतृत्व करता है और शासक के रूप में युद्ध लड़ता है और यह युद्ध जारी रहता है 1784 तक। अंततः जब युद्ध का नतीजा नहीं निकलता है, अंग्रेज भी नहीं हार मानते हैं और इसकी भी बहुत क्षति होती है, तो ये एक तरह से युद्ध में उतनी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। तो इस युद्ध में एक संधि हो जाती है। उस संधि का नाम क्या होता है, मंगलोर की संधि 1784 में। मैंने बोला था जब युद्ध खत्म होगा तो संधि होगी, तो इसमें भी 84 में संधि हुआ। कब से कब, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब था, तो 1780 से 84 तक। 84 में क्या होता है, युद्ध अंत होता है और मंगलोर की संधि होती है। अब यहां से खत्म हो गया क्या दोस्तों, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। अब इसमें निकल के आया कौन, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पे संधि यहाँ पे लिखा हुआ है, अंततः टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। यहां से खत्म। अब आगे देखिए टीपू सुल्तान। अब ये क्या हुआ, टीपू सुल्तान बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से मल्टी टैलेंटेड कर सकते हैं दोस्तों। मल्टी टैलेंटेड क्यों मल्टी टैलेंटेड, इसलिए मल्टी टैलेंटेड क्योंकि यह अरबी, फारसी, उर्दू ये सब लैंग्वेज और 2-3 लैंग्वेज और था जिसका यह बहुत अच्छा जानकार था। जानकार ही नहीं कर सकते, जानकार मतलब क्या होता है, बहुत उस लैंग्वेज के बारे में जानता हो, बट यह बहुत अच्छा वक्ता भी था। ये सभी लैंग्वेजों को ये धारा प्रवाह बोल सकता था, बिना कुछ सोचे समझे वो जो आप बोलना है बिना सोचे वो बोल सकता है। जैसे हम लोग भी हिंदी बोल देते हैं बिना सोचे, बट इंग्लिश में कुछ सोचना पड़ता है, माइंड में थिंकिंग चलता है, बट हिंदी में नहीं थिंकिंग चलता है। बट उसी तरह यह अरबी, फारसी, उर्दू और 2-3 लैंग्वेज और था, वो सब धारा प्रवाह बोला करता था। तो एक पॉइंट पहला इसका प्लस पॉइंट। पहला टैलेंट क्या, पहला टैलेंट बहुत सारी भाषाओं को जानता था। अब भाई देखिए अब टैलेंट है, पहला टैलेंट सामने आया, दूसरा टैलेंट भी सामने आएगा। दूसरा टैलेंट क्या है, अब ये क्या हुआ, इसके जो पिता थे हैदर अली, ये कोई भी पदवी धारण नहीं किए थे। यहाँ पे आप देखे होंगे पूरा कोई भी पदवी धारण नहीं किए। तो उसका अपोजिट टीपू सुल्तान ने क्या किया, पदवी धारण किया और यह बादशाह की उपाधि धारण करता है अपनी राजधानी कहा, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में यह क्या करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो यहां से पहला पॉइंट, अरबी, फारसी, उर्दू का जानकार, बादशाह की उपाधि धारण की कहा, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने सिक्के चलवाए। किसके, हिंदू देवी देवताओं के सिक्के चलाए
और ये सिक्कों में किसकी आकृति, किसकी फिगर छापा करता था, तो शिव पार्वती, एक तरफ शिव पार्वती की फोटो चिपकाया करता था और दूसरे तरफ जो विष्णु है, जो देवता, उनकी फोटो चिपकाया करता था। तो दो देवताओं की चित्र चिपकाया करता था अपने सिक्कों के तरफ, सिक्कों पर। पहले एक तरफ क्या, शिव पार्वती की, और दूसरी तरफ किस चीज की, तो विष्णु की। तो यहां से तीसरा पॉइंट। अब आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अब इसके बारे में जानते हैं क्या। अब क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान था वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था और वो फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार ही वो ये भी चाहता था कि मैसूर जो क्षेत्र है, जो भारत जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, ये सोचता था। तो उसी से ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था और इसी के लिए उसने क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी अपने साम्राज्य में। किसकी स्थापना की थी, जैकोबिन क्लब की। कब की थी, 1797 में। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब की स्थापना 1797 में, ये याद रखिएगा। और इसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है स्वतंत्रता का वृक्ष, और यह भी कहां लगाया था, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। और यह वृक्ष क्यों लगवाता है, ये पेड़ क्यों लगवाता है, ये पेड़ लगवाता है मित्रता बनाने के लिए। किससे, फ्रांस और मैसूर। ये फ्रांस जो उसमें यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हुए रहते हैं, फ्रांस और मैसूर, ये दोनों की दोस्ती को दर्शाने के लिए एक पेड़ लगवाता है। उस पेड़ का नाम रखता है क्या, स्वतंत्रता का वृक्ष। अब यहां से आगे देखते हैं, यहां तक जैकोबिन क्लब और दूसरा स्वतंत्रता का वृक्ष। अब देखिए, इसने अरब, कस्तूरतुनिया, काबुल और मॉरिशस यहां पे दूत मंडल भेजा। अब यहां सोचिए कितना दिमाग का, सोचिए आगे आधुनिक के बारे में सोच रहा है। जो अभी क्या होता है, राजदूत भेजे जाते हैं दूसरे देश में, ये क्या करता है, उसी समय दूसरे देशों में अपने दूत मंडल भेजा करता था। कौन कौन से देशों में, अरब, कस्तूरतुनिया, काबुल, मॉरिशस, ये सब देशों में क्या किया, अपना दूत मंडल भेजा। क्या भेजा, दूत मंडल भेजा। अब आगे देखते हैं, क्या इसने 1796 में नौसेना की गठन किया। अब सोचिए इसके बारे में आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या चीज खोजा। आगे देखिएगा तो ये रॉकेट की तकनीक का खोजकर्ता भी कहलाता है। ये मैसूर राज ही रेशम का उत्पादन सबसे पहले स्टार्ट मैसूर राज ही करता है। तो अब ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या, 96 में नौसेना का गठन किया। सोचिए नौसेना का गठन किया। ये किस तरह प्रभावित था फ्रांस विदेशियों से, वो चाहता था कि अंग्रेज को भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाए। इसके लिए क्या करना है, उसने सोचा कि जिस तरह आधुनिक हथियारों का यूज अंग्रेज कर रहे हैं उस तरह हमें भी करना चाहिए। तो इसके लिए इसने क्या किया था, बहुत सारी चीज किए थे, जैसे कि दूत मंडल भेजा, दोस्ती किया फ्रांस से, दोस्ती किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, नौसेना का गठन किया जिसमें 22 जंगी जहाज और 20 बड़े पोत, इसका निर्माण का ये लक्ष्य रखा था नौसेना का। और इसने एक सिद्धांत भी दिया कर सकते हैं, रॉकेट तकनीक का सिद्धांत दिया था, जो कि इसके बुक मिलिट्री मैनुअल में लिखा हुआ है। सोचिए उस समय के मिलिट्री मैनुअल जो टीपू सुल्तान ने लिखा था उसमें रॉकेट तकनीक की बात कही गई थी, जो कि अभी यूज होता है। कितना उसका सोचिए माइंड आधुनिक होगा इससे। अब ये यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजों का जानकार, कौन कौन, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब लैंग्वेजों का जानकार। 1787 में पातशाह की उपाधि धारण करता है, कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में। फिर इसका सिक्के चलवाता है देवी देवताओं के, एक तरफ शिव पार्वती और दूसरे तरफ विष्णु। अब आगे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना कब, 1797 में। फिर स्वतंत्रता का वृक्ष किसके लिए, फ्रांस और मैसूर की दोस्ती के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष। आगे अरब, कस्तूरतुनिया, काबुल, मॉरिशस में दूत मंडल भेजता है उससे संबंध अच्छे करने के लिए। आगे 1796 में नौसेना का गठन करता है, 22 जंगी जहाज और 20 पोत का निर्माण का लक्ष्य रखता है। उसके बाद अपना सिद्धांत देता है, रॉकेट तकनीक का सिद्धांत, अपनी बुक मिलिट्री मैनुअल में। यहां से टीपू सुल्तान का कहानी खत्म होता है। अब आते हैं इसके बाद आगे तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे एक संधि हुआ था, मैग्लोर की संधि। अब इस संधि में यहाँ पे आगे देखिएगा 1789 को ट्रावनकोर पे आक्रमण।
अब 1739 को ट्रावनकोर पे आक्रमण करता है कौन? टीपू सुल्तान। उस समय इसको आक्रमण करना पड़ता है क्योंकि जो इसके पड़ोसी राज्य थे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेजों से दोस्ती करके। अंग्रेज उन्हें बोलते थे कि आप इससे युद्ध कीजिए, हम आपको सपोर्ट देंगे और इस क्षेत्र को जीतकर आपके शासन के अंदर ले आएंगे। तो अंग्रेजों का सपोर्ट के कारण बहुत सारे जो पड़ोसी क्षेत्र थे इस पे बहुत ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश करते थे। तो उसी जवाबदेही में इसने क्या किया? ट्रावनकोर पर आक्रमण कर देता है 1789 में। कौन? टीपू सुल्तान। अब इस चीज का एक पॉइंट लेकर इस अंग्रेजों को तो एक पॉइंट चाहिए था। यहाँ पे संधि हो चुकी है अंग्रेजों और द्वितीय युद्ध में जब हैदर अली मर जाता है और टीपू सुल्तान यहाँ पे आ जाता है तो टीपू सुल्तान से तो उतना बातचीत नहीं होता है, जो बातचीत मेन रहता है इसके पिता हैदर अली से। अब ये क्या करता है, इसको पॉइंट चाहिए होता है आक्रमण करने के लिए। किस पर? मैसूर पर। फिर से ये पॉइंट कहां से लाएगा? तो पॉइंट लाया इसने क्या किया 1789 में जब टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पे आक्रमण किया, उसी पॉइंट को लेकर तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का आरंभ हो जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज, मराठा और निजाम ये तीनों मिलकर युद्ध लड़ते हैं। किसके विरुद्ध? टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ हम लोग ने शुरुआत में देखा था कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में संयुक्त सेना में मैसूर के साथ मराठा और हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, वहीं अब क्या हो गया है? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में अब टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक है वो अकेला पड़ चुका है और निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ मिलकर संयुक्त सेना रूप बनाकर युद्ध लड़ रहे हैं। और इस युद्ध का नतीजा तो सबको पता है। जब एक साथ यहाँ युद्ध हो रहा है, टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ा। शेरे मैसूर से ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत बहादुरी से इसने लड़ा था। बट इस युद्ध में इसकी हार हो जाती है दोस्तों। और हार होने के बाद क्या होता है? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और ये संधि के बारे में कुछ जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये संधि। क्यों संधि इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे अभी। क्या कि पहला इसमें 2-3 शर्त रखा गया था। उसमें पहला शर्त क्या था? पहला शर्त था राज्य का आधा भाग। राज्य का आधा भाग इसने कहा अंग्रेजों ने कि हम जो आपका साम्राज्य है उसका 50% भाग अपने पास रख लेंगे। और क्या? अब ये रख लिए, ये तो हो गया मेरा आपका जो जीते वो। अब मैं युद्ध जो आपसे लड़ा उसमें कुछ मेरा लॉस भी हुआ। उसके लिए क्या? उसके लिए इसने 3 करोड़ रुपए की मांग की। किससे? टीपू सुल्तान से कहा कि युद्ध का हर्जाना, युद्ध में मेरा जो लॉस हुआ है, क्षतिपूर्ति हुआ है, उसका हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए। अब ये सोच सकते हैं कि एक तो आधा राज्य उसका ले लिया, उसके बाद 3 करोड़ रुपए उसे देने हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट। 3 करोड़ अभी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो टीपू सुल्तान के समय सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो उस अमाउंट की मांग की किसने? अंग्रेजों ने। इसको पहले तो साम्राज्य के रूप में कमजोर किया, फिर आर्थिक रूप में 3 करोड़ रुपए मांग कर इसे कमजोर किया। अब इसे देना तो था क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी थी। तीसरा, इसके 2 पुत्र बंधक के रूप में बना लिए गए। अब अंग्रेज ने क्या किया? यहाँ पर देखा कि हैदर अली मरने के बाद उनका पुत्र जो है टीपू सुल्तान यहाँ पे सत्ता संभाल लेता है और इतना अच्छा कर लेता है कि विदेशियों से ये साठगांठ करने लगता है। अंग्रेजों को डर लगने लगता है कि यार टीपू सुल्तान कहीं विदेशियों की हेल्प ना ले ले और इससे उसका साम्राज्य खत्म ना हो जाए। तो इस बात से डरते हुए इसने क्या किया? इसके 2 जो पुत्र होते हैं उनको बंधक के रूप में मांगता है। तो इनके 3 पॉइंट होते हैं, वो याद रखिए। पहला क्या? आधा राज्य, दूसरा 3 करोड़ रुपए, और लास्ट अपने 2 पुत्रों को बंधक बना के अंग्रेज ले जाते हैं। उसके 2 पुत्रों को, सॉरी अंग्रेज के 2 पुत्र नहीं, टीपू सुल्तान के। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये संधि खत्म हुई, अब आते हैं चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। अब ये युद्ध हुआ क्यों? अब यहाँ के बाद तो टीपू सुल्तान बहुत ही कमजोर एक तरह से हो जाते हैं, बट फिर भी टीपू सुल्तान तो टीपू सुल्तान है यार। शेरे मैसूर कहा गया, ऐसे तो नहीं कहा गया। तो यहाँ युद्ध के बाद सब शांत रहता है। अब उसके में क्या होता है? 1799 में क्या होता है? कौन आता है? वेलेस्ली। और वेलेस्ली से याद रखिएगा हमेशा, वेलेस्ली की सहायक संधि। तो वेलेस्ली आते हैं और वेलेस्ली क्या करते हैं? वो बोलते हैं एक क्या कह सकते हैं, एक नए योजना के तहत आए थे। और ये योजना किस चीज का? तो सहायक संधि की योजना। सहायक संधि आपको पता होगा क्या होता है। सहायक संधि में क्या होता है कि दूसरे साम्राज्य में जो अंग्रेज होते हैं वो अपनी सेना रखते हैं और उस सेना का सारा खर्च जो उस साम्राज्य का शासक होता है वो उठाता है। और जब दूसरा क्षेत्र उस पर आक्रमण करे उस साम्राज्य पे, तो अंग्रेजी सेना उसकी हेल्प करती है। तो एक तरह ये जबरदस्ती की सेना थी जो अंग्रेज दूसरे साम्राज्य को दिया करते थे।
इस संधि पे साइन करवा के सेना रखा करते थे। और इसका यह फायदा होता था कि अंग्रेजों को आराम से जासूसी हो जाती थी कि यार क्या हो रहा है उस साम्राज्य में, उसकी जानकारी अंग्रेजों को मिलती है। वो अधिकारी तो अंग्रेज ही रहेंगे, बस आपके पास रह के आपका आपके वेतन से खाना खा रहे हैं, और युद्ध होगा तब आपका सपोर्ट करेंगे। और जब युद्ध नहीं हो रहा तो वो अंग्रेज के लिए ही काम कर रहे हैं। तो एक तरह से अंग्रेज एक अपनी सेना को स्थापित कर रहे थे दूसरे साम्राज्य में, और वहां पे टांग अड़ा रहे थे उनके साम्राज्य में शासन करने में। तो यहां से क्या होता है, उस संधि सहायक संधि का विरोध करते हैं कौन, ये करते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस पे मना कर देते हैं सिग्नेचर करने से, और इसी कारण चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। कब? 1799 को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। इसमें सेना कौन होती है? फिर से वही मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये तीनों रहते हैं। और विरुद्ध में कौन रहते हैं? टीपू सुल्तान। और इस युद्ध में सारी जो टीपू सुल्तान होते हैं, सारे साम्राज्य होते हैं, जो भी बचे कुछ साम्राज्य होते हैं, वो सब हार जाते हैं। टीपू सुल्तान की अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये मैसूर को भी 1799 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजों में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब यहां से आप देख सकते हैं अब आगे क्या होता है। इस युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, पता है, सहायक संधि पे सिग्नेचर हो गया, और 1799 में सहायक संधि पे सिग्नेचर करके सम्मिलित हो गया अंग्रेजों में। अब आगे देखते हैं। पुनः मैसूर की गद्दी पर वाडियार वंश के बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है और सहायक संधि थोप दी जाती है। अब ये देखिए, फिर से वाडियार वंश, फिर से क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि वाडियार वंश के यहाँ पे थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय, और इनको मार के ही आगे इनकी सत्ता को हथिया कर आगे हैदर अली साम्राज्य पे बैठता है। और फिर से टीपू सुल्तान को हटाकर जो वाडियार वंश के एक बालक थे जो अल्पवयस्क थे, उनको गद्दी पे बैठा दिया जाता है। उनका नाम रहता है कृष्णराज। और यहां से सहायक संधि के तहत मैसूर भी अंग्रेजों में शामिल हो गया। अब यहां से देख सकते हैं पूरा स्टोरी, कैसे कैसे मैसूर का शासक चेंज होते हैं, फिर अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है, और संघर्ष का अंतिम नतीजा यह होता है कि मैसूर भी अंग्रेजों के साथ जाकर सम्मिलित हो गया। तो आज का हमारा क्लास मैसूर का रहा, उम्मीद रहा आपको पसंद आया होगा। और इसमें मैंने जितने पॉइंट बताए हैं एग्जाम में आ सकते थे, मैंने सारे पॉइंट बताए हैं। कुछ चीज मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है जो मुझे पता था, और मैंने इसलिए लिखा कि आप उससे रिलेट कर सके, कहानी के तौर पर इसे समझ सके। अगर आपको ये एक बार में समझ तो नहीं आया होगा पूरी तरह से, अगर कोई लगता है किसी की समझ में आ गया, बट फिर भी वो एक तरह से 30-40% ही समझ में आता। आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको वो और ज्यादा कुछ नया समझ में आया कि ये चीज मैंने पहले वीडियो में छोड़ दिया था। तो हम लोग का जो लक्ष्य होना चाहिए क्या, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज मैंने तो लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो ये सब पढ़ा रहा हूँ किस लिए पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग का तो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का रिवीजन हो रहा है, और कुछ नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग को भी फायदा क्या हो कि आप लोग पढ़ें, इस वीडियो को देखिए, इससे बेसिक नॉलेज ले, और फिर जाकर डीप में अगर पढ़ना हो तो बुक से पढ़े। आरआरबी और ये बिहार ऐसा ये सब जो एग्जाम है उसके लिए तो हम लोग इनफ बता रहे हैं। अगर और इसके डीप में आपको लगता है कि नहीं मुझे और जानना है, तो आप बुक में जाके देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अपना सुझाव जो आपको लगे इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में नीचे बता दें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।